गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ आखिरी चट्टान का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक मोहन राकेश भारत के पर्यटन स्थल कन्याकुमारी घूमने गए थे और वहाँ उन्होंने भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान विवेकानंद चट्टान को देखा था और वहीं समुद्र में होते हुए सूर्यास्त को देखने के लिए वो बहुत दूर स्थित टीले पर चले गए थे और वहाँ से जब वो लौटने लगे तो उस टाइम तक बहुत रात हो चुकी थी। अब वो तेज़ी से लौटने लगे और उन्होंने रास्ता चुना टीले पर से ना होकर के फिसल कर समुद्र के किनारे किनारे चलने का। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर से ऊपर टीले पर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी हुई थी कि उस रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ने लगा और मैं दौड़ने लगा। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं टीलों पर से नहीं, मैं नीचे फिसलकर समुद्र के किनारे किनारे से कैप होटल तक पहुंचूंगा, तब लेखक कहते हैं कि समुद्र का तट पर पानी बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था और तट जो था वो 3-4 फुट हिस्सा ही तट का बाहर रह गया था और लहरें जो थी वो हर बार लेखक के पैरों को भिगोती जा रही थी। लेखक डर चुके थे। उन्होंने फिर से ये सोचा कि मैं वापस टीले पर चला जाऊं, लेकिन वह टीला इतना ऊंचा खड़ा हुआ था कि वहां ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था और टीले की काली पड़ती रेत लेखक को और भी दौड़ा रही थी। 2-1 और लहरें मेरे पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूते उतारकर हाथ में ले लिए। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना बहुत ही ज़रूरी था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस ही नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि वो चट्टान जो थी वो आगे गहरे पानी तक गई हुई थी और अगर चट्टान को पार करना है तो लेखक को समुद्र के पानी में होकर जाना जरूरी था। तो लेखक कहते हैं कि रात के समय समुद्र के पानी की तरफ पैर बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, अतः लेखक ने क्या किया कि वे चट्टान की नोकों पर पैर रखते हुए किसी तरह उस चट्टान के ऊपर पहुंच गए। लेखक कहते हैं कि सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। लेखक सोचते हैं कि नीचे खड़ा रहूँगा तो समुद्र का तट कम होता जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, अगर मैं नीचे ही खड़ा रहा तो शायद मैं डूब जाऊँगा। इसलिए ज़्यादा सुरक्षित यह है कि मैं कैसे न कैसे करके इस चट्टान के ऊपर पहुंच जाऊं। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 300 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस किया और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। लेखक जब कैसे न कैसे करके चट्टान की नोकों पर पैर रखते हुए चट्टान के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके साथ मजाक किया गया है। लेखक देखते हैं कि चट्टान के दूसरी तरफ तो बहुत खुला विस्तार है, बहुत बड़ा तट है और लोग वहां अभी भी चहलकदमी कर रहे हैं। उनके मन से डर निकल गया और वो चट्टान से नीचे दूसरी तरफ कूद गए। अब लेखक अपने होटल में आ गए हैं और लेखक कहते हैं कि रात का समय हो चुका है। केप होटल का लॉन है, वो केप होटल के लॉन में बैठे हैं। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याह लकीरें उन्हें दिखाई दे रही हैं और ये स्याह लकीरें हैं एक पौधे की टहनियाँ। स्याह बोलते हैं काले को। लेखक कहते हैं कि वो केप होटल के लॉन में बैठे हुए थे और वहाँ से वो समुद्र को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ काली लकीरें हैं जो समुद्र को काट रही हैं। कहने का तात्पर्य है उन्हें पेड़ की टहनियों के बीच में समुद्र दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे इन टहनियों से
समुद्र कट गया हो। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी उन्हें दिखाई दे रहा था। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम रोशनी भी दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं कि समुद्र में एक जहाज भी उन्हें उस समय दिखाई दे रहा था, जिस पर बहुत धीमी सी लाइट जल रही थी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। लेखक कहते हैं कि होटल में वो बहुत बेचैन मन से बैठे हुए थे। उनका मन ठीक वैसा था जैसे मिट्टी भीग तो गई हो पर पूरी तरह से न भीगी हो, ना तो वो सूखी रही हो और ना ही पूरी भीगी हो। तो मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। अब लेखक का मन क्यों बेचैन था, उसका कारण वो आगे बताते हैं कि जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिनों तक और कई सप्ताह तक वहाँ रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। भुलक्कड़पन भूलने की आदत, और हिमाकत का अर्थ होता है गलती, भूल। लेखक कहते हैं कि मेरा मन बहुत बेचैन था। दरअसल वो एक बहुत बड़ी भूल करके आ गए थे। कन्याकुमारी उन्हें बहुत अच्छा लगा था रहना, और उन्हें लगा था कि कुछ दिनों तक मैं यहीं रहूँगा, लेकिन उनके भूलने की आदत की वजह से वो एक ऐसी गलती करके आ गए थे कि उन्हें कन्याकुमारी से तुरंत लौट जाने का निर्णय लेना पड़ रहा था। लेखक कहते हैं कि जिस दिन वो कन्याकुमारी से, वो उसी दिन आए थे कन्याकुमारी पुराने होटल से। तो कहते हैं कि जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा और होटल में पहुंचकर मैंने सूटकेस खोला तो मुझे पता चला था कि जो मेरी पुरानी होटल थी कनानौर में, वहाँ पर वो जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में रहकर उन्होंने 80-90 पेज अपनी यात्रा को लेकर लिखे थे, और वो पेज वो जल्दबाजी में उसी होटल की मेज की दराज में छोड़ आए थे। फिर से बताती हूँ कि लेखक कहते हैं कि अपना सूटकेस, जब वो कन्याकुमारी पहुंचकर कैप होटल में उन्होंने अपना सूटकेस खोला तो सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पेज उन्होंने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आए थे। अब मुझे दो में से एक रास्ता चुनना था। एक तरफ एक रास्ता था कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखना, समुद्र तट देखना और वहाँ की रेत को देखना, और दूसरी तरफ था अपने हाथ से लिखे हुए कागज़ जो शायद अब भी सेवाए होटल की एक दराज में बंद थे। लेखक के सामने दो रास्ते थे कि या तो वे उन 80-90 पन्नों को भूल जाएं और कन्याकुमारी में ही कुछ दिन रहकर वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद उठाएं, वहाँ के समुद्र की तट की रेत को देखें, और दूसरा रास्ता था कि कन्याकुमारी के सौंदर्य को भुलाकर पुनः कनानौर जाकर जिस होटल में वो ठहरे थे, जो सेवाए होटल थी, उस होटल से अपने वो पेज ले लें। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधों की टहनियाँ या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। लेखक कहते हैं मैं उदास मन से बहुत देर तक होटल के लॉन में बैठा रहा और सामने की तरफ ऐसे देखता रहा जैसे या तो पेड़ की टहनियों से या उनके हाशिए से, हाशिया बोलते हैं बॉर्डर, जो टहनियों से जो सीमा बन चुकी थी, तो या तो मुझे टहनियों से या फिर उन टहनियों में बंद महासागर के पानी से ही अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। लेखक कहते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें होटल में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। और ये गीत क्या था? ये गीत था होटल के कंपाउंड में, होटल के जो सामने बरामदे बने रहते हैं उस जगह पर एक कॉन्वेंट की बस आकर के रुकी थी। कॉन्वेंट स्कूल की या ईसाइयों की एक बस आकर वहाँ रुकी थी। बस में बैठी लड़कियाँ अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी और उसी गीत के स्वर लेखक तक पहुँच रहे थे। वह गीत समुद्र के सितारे को संबोधित करके गाया जा रहा था। उस गीत को सुनते हुए दूर जहाज की रोशनी के ऊपर चमकते हुए सितारे को देखकर मन और भी उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। सुरमई का अर्थ होता है सुरमे जैसे रंग की। लेखक कहते हैं सांझ बहुत गहरी हो चुकी थी, उसका रंग सुरमे जैसा हो चुका था और उस सुरमई रंग की सांझ में
जो आवाज़ कॉन्वेंट की बस में बैठी हुई लड़कियों के गीत की आ रही थी, वो आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। मन की गहराई के किसी कोमल रोए को, यहाँ रोए से मतलब है भाव, मन के भाव को सहला रही थी। लेखक के मन का भाव था कन्याकुमारी रुकने का। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। यहाँ पे रोए से मतलब है मन का भाव। लेखक कहते हैं कि वो जो आवाज़ थी गीत की, उस गीत की आवाज़ को देखकर लग रहा था कि शायद मेरे मन में जो भाव कन्याकुमारी रुकने का उठ रहा है और जो दिमाग में एक भाव उठ रहा है कि मुझे वापस सेवाएं होटल जाना है, इन दोनों भावों में से मेरे मन के गहराई में छुपे हुए इस कन्याकुमारी रुक जाने के भाव को यह गीत सहला रहा है। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। वापस बता देती हूँ, रोए का अर्थ है यहाँ पर भाव। लेखक के मन का जो भाव है वो इतना जिद्दी है, लेखक को लग रहा था कि शायद मैं कन्याकुमारी से ना जाऊँ। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था। वापस से रोए का अर्थ है भाव। उस भाव से, मन के भाव से भी जिद्दी एक और भाव था, वो था दिमाग के कोने में अटका हुआ था। दिमाग के कोने में देखिए, जब हृदय से व्यक्ति सोचता है तब वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर कन्याकुमारी से उसे दिल से लगाव हो गया था, वो वहाँ पे ठहरना चाहता था, तो इसलिए कन्याकुमारी के ठहरने का जो भाव है वो मन के कोने में है। लेकिन उसका दिमाग उसे कह रहा था कि अगर तुम कन्याकुमारी रहने के लालच में आ जाओगे तो तुम्हारे हाथ से लिखे हुए 80-90 पन्नों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक भाव था जो दिमाग के किसी कोने में अटका हुआ था, जो बता रहा था कि सुबह यहाँ से जाने वाली बसें कितने बजे जाती हैं। लेखक कहते हैं कि मन के भाव से जिद्दी एक और भाव था जो दिमाग के किसी कोने में अटका हुआ था, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंदसे भी जुड़ते जा रहे थे। लेखक कह रहे हैं एक तरफ तो गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे और उनकी प्रतिक्रिया में उन्हीं को रिस्पॉन्स देते हुए टाइम टेबल के हिंदसे भी जुड़ते जा रहे थे। हिंदसे का अर्थ होता है अंक, संख्या। टाइम टेबल में जो टाइम था बसों का, वो संख्या भी उसमें जुड़ती जा रही थी। और लेखक विचार कर रहे थे सुबह जाने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि दिमाग जो था वो बता रहा था उन्हें कि पहली बस 7:15, दूसरी बस 8:35 और तीसरी, अर्थात दिमाग उन्हें सुबह की जो बसें थी कन्नानौर जाने वाली, उन बसों का टाइम टेबल बता रहा था। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए। बस लौट गई, सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में चली गई और लेखक के मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई, अर्थात लेखक के मन में केवल बसों का टाइम टेबल ही दोहराता रह गया। सुबह जब हो जाती है, रात हो गई थी, लेखक सो चुके थे, और जब सुबह हो जाती है उसके बारे में लेखक कहते हैं जब वो सूर्योदय देखने गए थे समुद्र के किनारे, तब वहाँ एक गाइड जो कि ग्रेजुएशन जिसने कर रखी थी, जिसने कॉलेज किया हुआ था, उस गाइड के बारे में लेखक कहते हैं कि ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। लेखक कहते हैं वो एक नाव में बैठे हुए थे और सूर्यास्त देखने के लिए समुद्र में गए थे, और वहीं पर एक गाइड, कन्याकुमारी का जो स्थानीय व्यक्ति था, जो गाइड का काम करता था, उससे उनकी बातचीत उस नाव में हो रही थी। और लेखक उसी के बारे में कहते हैं कि वो ग्रेजुएट नवयुवक, वो गाइड जो कि ग्रेजुएट था, जिसने कॉलेज पढ़ा हुआ था, वो लेखक को बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में, ये को गलत छपा हुआ है, यहाँ पर आप की पढ़ेंगे, कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। बेकार अर्थात बेरोजगार। कहते हैं कि करीब 500-400 शिक्षित पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, वो ग्रेजुएट किए हुए हैं, और आज उन सभी का मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना। अर्जियां, एप्लीकेशन, कि सभी पढ़े लिखे नवयुवकों का मुख्य काम है नौकरियों के लिए एप्लीकेशन देना और बैठकर आपस में बहस करना। यहाँ बहस से मतलब है डिस्कशन, या जिसको आप कह सकते हो आपस में वाद विवाद करना, डिबेट करना, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर आपस में बातचीत करना, यही उनका मुख्य काम रह गया है। और वह नवयुवक अपने बारे में बताता है कि मैं वहाँ खुद फ़ोटो एल्बम बेचता हूँ। मैं खुद भी, भले ही ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, लेकिन मैं भी यहाँ पर लोगों को, यहाँ के स्थानीय जो वो है पर्यटन के जो स्थल हैं, उनकी फ़ोटो एल्बम
बेचता हूँ। दूसरे नवयुवक भी उसी की तरह छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग, लेखक को वो जो ग्रेजुएट नवयुवक है वो बताता है कि हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। सीपी आपने ज़रूर देखी होगी, समुद्र में कई बार लहरों के साथ आ जाती है, तो कहते हैं, और वो सीपी के अंदर एक कीड़ा होता है जो कि बाद में कहा जाता है कि मोती बन जाता है। तो लेखक को वो ग्रेजुएट नवयुवक कहते हैं कि सीपी के अंदर जो गूदा है, जो भी उसके अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, हम उनको खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल थॉट्स, जो फिलॉसफी से जुड़े हुए विचार हैं, हम उन पर आपस में बातचीत करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि वह ग्रेजुएट नवयुवक उसे बता रहा था कि इस चट्टान से हमें इतनी प्रेरणा तो मिलती ही है कि आज भले ही हम पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं हैं और हमें अपनी शिक्षा के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, फिर भी हम निराश नहीं होते हैं। हम इस भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान, जो कि विवेकानंद चट्टान है, उससे हम प्रेरणा लेते हैं। ये चट्टान वो चट्टान है जो तीनों तरफ से समुद्र के थपेड़े खाती हुई आज भी स्थिर है, हलचल उसमें नहीं है, वो वहाँ से डिगी नहीं है। तो लेखक को ग्रेजुएट नवयुवक यही बता रहा है कि इस चट्टान से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हमें अडिग रहना चाहिए। और मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी तोड़कर उसे उसका गूदा मुंह में डाल लिया। उसके बाद लेखक बताते हैं, जो सूर्योदय है उसका दृश्य आपको बता रहे हैं। लेखक कहते हैं, पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी हुई स्याह चट्टानों की ओट से, ये चोट छपा हुआ है, यहाँ पर ओट है, आप अपनी किताब में भी सही कर लेंगे। तो लेखक कहते हैं कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में फैली हुई चट्टानों के पीछे से, उनकी ओट से, ओट मतलब पीछे से, सूर्य उदित हो रहा था, सूर्य उदय हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग, घाट समुद्र तट, घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। जो जल चढ़ाया जाता है उसको अर्घ्य देना कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि समुद्र के तट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा सा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे अर्थात वेटर, घाट से थोड़ा सा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के वेटर, जो सरकारी मेहमान सूर्योदय देख रहे थे, उनको सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे और दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वो स्थानीय औरतें वहाँ पर शंख माला आदि बेचकर अपनी जीविका चलाती थी। तो जो गेस्ट हाउस के सरकारी मेहमान थे वो समुद्र के तट से थोड़ा हटकर सूर्योदय देख रहे थे। सरकारी गेस्ट हाउस के वेटर उन्हें सुबह की कॉफ़ी पिला रहे थे और उन्हीं लोगों को वहाँ की दो स्थानीय औरतें शंख और सीपियाँ दिखा रही थी। वे लोग दोनों ही काम साथ साथ कर रहे थे। कौन कौन से दोनों काम? एक तो मालाओं का तोल मोल अर्थात मोल भाव करके वस्तुएं लेना, और दूसरा अपने बाइनाकुलर से सूर्य का दर्शन करना। बाइनाकुलर्स दूरबीन से सूर्य का दर्शन भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। वो जो ग्रेजुएट नवयुवक जिससे लेखक की बातचीत हो रही थी, लेखक कहते हैं वो मुझे अब कन्याकुमारी के मोहल्लों के हिसाब से बता रहा था कि कन्याकुमारी में कितनी बेकारी है अर्थात बेरोजगारी है। बहुत से कडल कॉक हमारे आसपास तैर रहे थे। यह कडल कॉक एक समुद्री पक्षी है। तो लेखक कहते हैं बहुत से कडल कॉक समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन उन कडल कॉक को ना तो कन्याकुमारी की बेकारी से की समस्या से कोई लेना देना था और ना ही वहाँ के सूर्योदय की किसी विशेषता से। इसलिए लेखक लिखते हैं कि बहुत से कडल कॉक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग मतलब अप्रभावित, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कन्याकुमारी में कितनी बेरोजगारी है और सूर्योदय कितना सुंदर है। तो वो इन दोनों से ही बेलाग, इन दोनों से अप्रभावित होकर बहुत से कडल कॉक समुद्र में तैर रहे थे। मेरे साथियों का कहना था, नाव में जितने भी लोग बैठे थे उनके लिए लेखक लिख रहे हैं कि मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। नाव में बैठे हुए सभी लोग सोच रहे थे कि नाव को एक बहुत बड़ा चक्कर कटा करके घाट तक ले जाएंगे, लेकिन मल्लाह कौन होते हैं? नाविक।
नाव को चलाने वाले, लेकिन मल्लाहों ने ऐसा करने से मना कर दिया। मल्लाहों का तूफ़ान में जाने का, वहाँ चट्टानों के बीच में पानी बहुत तेज़ उछल रहा था, तो मल्लाह उस तूफ़ान में जाने के हक़ में नहीं थे, यानी उसके पक्ष में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव स्वामी विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती हुई उस ओर बढ़ने लगी। ये रास्ता सचमुच बहुत ही खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे भी कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर पलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले ही एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पे ग्रेजुएट नवयुवक किनारे पे स्थित चट्टानों में से एक चट्टान दिखाकर ये जानकारी दे रहा था। लेखक ने बड़ी सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान उसकी बातों में नहीं दिया। लेखक कहते हैं, मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया, मतलब ऊपर ऊपर के तौर पर, ऊपर से ही, ज़्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। लेखक को नाव में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि नाव लहरों के कारण बहुत ऊंची उछल रही थी। तो लेखक का पूरा ध्यान था कि घाट कितना दूर है और नाव कितनी समुद्र के अंदर है। तो लेखक का उस ग्रेजुएट नवयुवक की बातचीत में कोई मन नहीं था। आगे लेखक कहते हैं, एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच में एक भंवर पड़ रहा था। भंवर, जो पानी गोल गोल घूमता है, उसे भंवर कहते हैं। तो आगे 3-4 चट्टानों के बीच में पानी बहुत तेज़ी से घूम रहा था। नाव अचानक एक तरफ से उस भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल गई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वो फिर से उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा किसी और चीज़ की चेतना नहीं रही। नाव ने बहुत से चक्कर उस भंवर में काटे। लेखक कहते हैं कि मुझे कुछ देर के लिए तो भंवर और उसमें घूमती नाव के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं था। जब होश हुआ, चेतना हुई, होश हुआ। होश जब हुआ जब भंवर में 3-4 चक्कर काट लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल गई। ये अपने आप हुआ या मल्लाहों की कोशिश से, मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या कर ली थी। ये कन्याकुमारी के मंदिर के लिए आया है। कन्याकुमारी में कन्याकुमारी नाम का एक मंदिर है और वो समुद्र के किनारे पे है। तो लेखक कहता है, लेखक को ग्रेजुएट नवयुवक बताता है कि जब हमारी नाव भंवर में चक्कर काट रही थी तो हमने उस चट्टान को लगभग छू लिया है, अर्थात लगभग हम उस चट्टान के पास से आए हैं जिस चट्टान पर से कूदकर, अभी मैंने जो आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि कुछ पिछले ही महीने किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली, तो उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में, अर्थात कन्याकुमारी देवी की साक्षी में, गवाही में, मतलब वो इस चीज़ की गवाह है, उसने आत्महत्या कर ली थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे पर नहीं पहुंच गए। लेखक आगे कहते हैं, और ये भी वहाँ पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए थे जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान फिर से गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच में हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल कॉक के पंख एक से चमक रहे थे। बहुत सारी नाव की पाल क्या होता है, जो एक बहुत बड़ा कपड़ा नाव के ऊपर बांध दिया जाता है, जो कि हवा काटने के या नाव की दिशा बदलने का काम आता है। उसके लिए एक लेखक कहते हैं कि हमारी नाव अभी समुद्र में ही थी, मतलब कि किनारे की तरफ लौट रही थी, लेकिन किनारे तक पहुंची नहीं थी। तो हमारी नाव और किनारे के बीच में हल्की धूप में, ये सूर्योदय के बिल्कुल थोड़ी देर बाद का समय है, तो हल्की धूप में
एक साथ ही कई नावों की पाल और कडल कॉक के पंख एक साथ चमक रहे थे। मैं अब भी आँखों के बीच की दूरी नाप आँखों से किनारे और नाव के बीच की दूरी नाप रहा था और मन ही मन में बसों का टाइम टेबल भी दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर और चौथी, अर्थात लेखक को वहाँ से जाना था और उसी के लिए वो बसों का टाइम टेबल याद कर रहे थे। उसके बाद एक शाम में और कन्याकुमारी में रुका और वहाँ से रुककर कनानौर वापस लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों की लिखाई एक तरफ ही थी, इसलिए उसके पीछे के खाली हिस्से पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने यह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम ही निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर मुझे सूटकेस खोलने पर हुई थी। लेखक कहते हैं, जब मैंने चौकीदार से अपने लिखे हुए पेज वापस लिए तब उस चौकीदार को उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी मैंने कन्याकुमारी पहुंचकर जब अपना सूटकेस खोला था और मुझे कितनी निराशा हुई थी, उतनी ही निराशा उस चौकीदार को भी हुई। अब हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। प्रश्न उत्तरों में देखिए, हम पहला प्रश्न कर चुके हैं, दूसरा भी कर चुके हैं और तीसरा, चौथा, पाँचवां और सातवां कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूलकर आ गया था। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कनानौर के होटल में लेखक वहाँ के सेवाए होटल में अपने यात्रा के लिखे हुए 80-90 पेज भूलकर आ गया था। आठवां प्रश्न जो है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नवां प्रश्न भी किया जा चुका है। 10वें प्रश्न के लिए जो कि प्रश्न है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा, अर्थात जब सूर्योदय हो रहा था तब लेखक ने क्या देखा। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखक ने देखा कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिलाकर सूर्योदय हो रहा है और ये सूर्योदय चट्टानों के पीछे से हो रहा है और उस समय कई लोग घाट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और सरकारी गेस्ट हाउस के मेहमान भी तट पर कॉफ़ी पी रहे हैं। वहाँ की स्थानीय औरतें शंख और मालाएं बेचने वाली वहाँ आकर यात्रियों को, पर्यटकों को अपना सामान बेच रही हैं। उसके बाद है 11वां प्रश्न, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई। ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित युवकों की बेकारी के बारे में बताया। उसने बताया कि 400-500 शिक्षित युवकों में से लगभग 100 तो ग्रेजुएट हैं और उनका काम है नौकरी के लिए अर्जियां देना और आपस में दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करना और वे सभी कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं। और उसने यह भी बताया कि घाट के आसपास अक्सर आत्महत्याएं होती रहती हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम निबंधात्मक है उसकी बात करते हैं। 12वां प्रश्न कि नवलेखन में, नवलेखन मतलब अभी जो इन दिनों लिखा जा रहा है, नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आप देखते हैं कि अभी जो हिंदी लिखी जाती है उसमें बहुत से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसे आप सही मानते हैं? इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनाइए। आप देखिए, आप सिर्फ इतना करेंगे कि नवलेखन में बहुतायत से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? आपको सिर्फ इतना लिखना है, इस पाठ के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ उसकी सूची बनाइए। इस तरह के प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। आप इसके प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि ये सत्य है कि वर्तमान समय का जो नवलेखन हो रहा है उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत सारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार और उपयुक्त हिंदी शब्द मिल जाने पर, उपयुक्त हिंदी शब्द न उपलब्ध होने पर हम लोग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। यदि इसी समस्या के निवारण के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अगर हिंदी में कोई उचित शब्द नहीं मिलता है तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग अगर वहाँ किया जाता है तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगेगा तो हिंदी अपने मूल स्वरूप को खो देगी और हिंदी के मूल स्वरूप खोने के कारण भारत की जो एक पहचान है वो उस स्थान को भी नहीं बना पाएगी। भाषा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, इसलिए अन्य भाषाओं के शब्द आ जाते हैं भाषा के अंदर, लेकिन अत्यधिक प्रयोग होने पर भाषा का मूल स्वरूप ही बिगड़ जाता है। तो हमारा ये मानना है कि बहुत ज़रूरत होने पर ही हिंदी लेखन में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, वरना तो हिंदी के शब्दों से काम चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है।
पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब आप बताइए पाठ के आधार पर कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। आप इसमें लिख सकते हैं कि कन्याकुमारी में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को भरपूर तरीके से देखा जा सकता है। भारत उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक प्रकृति के सौंदर्य का भंडार है। भारत बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा सबके मन को हर लेती है। यदि हम मैदानी भागों को देखते हैं, जो वहाँ पर नदियाँ बहती हुई मैदानी भागों को हरा भरा बनाती हैं, उत्तर में स्थित हिमालय भारत का मुकुट जैसा दिखाई देता है और दक्षिण में स्थित समुद्र जो है वो भारत के चरण धोता हुआ दिखाई देता है। और समुद्र में तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक चट्टानें बिखरी रहती हैं, जिनसे टकराकर समुद्र की लहरें जब चूर चूर हो जाती हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। समुद्र में होता हुआ सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चट्टानों के पीछे उदय होते हुए सूर्य का दृश्य बहुत सुंदर होता है। और इसी प्रकार से जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उसका गोला जल को स्पर्श करते ही उसे सुनहरा बना देता है और फिर बड़ी तेजी से बदलते हुए रंगों से सूर्यास्त हो जाता है। तो ये भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है और इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत प्रकृति का बड़ा ही खूबसूरत उपहार है। आपको ये सभी प्रश्न उत्तर करने हैं। 14वां प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो ये आपको अभी नहीं करना है। अपना काम करके आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।